हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम द टॉपिक ऑफ स्टैटिक प्रेशर, जिस पे बेस्ड एक सेशन मैंने इसके पहले ही लिया है। बट इस पर्टिकुलर सेशन में कुछ थोड़े से ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जो कि मेनली न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए अभी फिलहाल बिना ज्यादा देरी करे इस सेशन को मैं शुरू करता हूँ। सेशन का जो पहला क्वेश्चन है दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर। 2019 में पूछा गया था, बोलता है एन ओपन टैंक contains 60 centimeter of water covered with 30 centimeter of oil of a specific gravity 0.8। देखिए वाटर और ऑयल दोनों हैं। ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी कम है तो पक्की बात है ऑयल ऊपर होगा, वाटर नीचे होगा। इसका मतलब कि अगर मान लीजिए ये एक पर्टिकुलर टैंक है, ओपन टैंक बोल दिया गया था पहले ही क्वेश्चन में, तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ ऑब्वियस सी बात है, अगर ओपन टैंक में दो तरह के फ्लूइड है तो जो भारी फ्लूइड होगा वो नीचे होगा, और इधर भारी फ्लूइड कौन सा है, वो है वाटर। और इसके अलावा ऊपर प्रेजेंट होगा कौन, तो दैट इज योर ऑयल। अच्छा, दोनों की यहाँ पर हमें थिकनेस दे दी गई है लेयर की, दिस इज गिवन एज 30 सेंटीमीटर, और वाटर की दी गई है एज इक्वल्स टू बी 60 सेंटीमीटर। ये लिखा हुआ था 60 सेंटीमीटर। तो दोनों की यहाँ पर थिकनेस भी दे दी गई है, और फिर फाइनली पूछता है दैट द प्रेशर रिकॉर्डेड एट द बॉटम ऑफ द टैंक इज, भाई अपने टैंक के बॉटम पे कितना प्रेशर होगा। अब देखिए प्रेशर का फॉर्मूला आप सभी जानते हो, दैट इज गिवन एज रो जी इंटू एच। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमें बॉटम तक जाना है और इधर तक जाने के लिए देखिए ऊपर अगर पी एटीएम है, जिसको मैं जीरो ले लेता हूं यहाँ पर गेज प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए भी, तो ऑब्वियस सी बात है सबसे पहले तो आप ऑयल को क्रॉस करोगे और उसके बाद वाटर को क्रॉस करते हुए आप अपने टैंक के बॉटम तक पहुंचोगे। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर लिख सकता हूं दैट विल बी इक्वल्स टू बी रो ऑफ ऑयल इंटू जी इंटू हाइट और थिकनेस ऑफ ऑयल प्लस रो ऑफ वाटर इंटू जी इंटू थिकनेस ऑफ वाटर। यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, रो इंटू जी इज नथिंग बट दैट इज गामा होता है ना। तो अगर मैं यहाँ पर गामा ऑफ ऑयल लिखना चाहूं तो इसको मैं गामा ऑफ ऑयल भी लिख सकता हूँ रो इंटू जी को, यस और नो, इंटू थिकनेस ऑफ ऑयल प्लस गामा ऑफ वाटर इंटू थिकनेस ऑफ वाटर। अब देखिए यहाँ पर ऑयल की गामा की बात करूं तो दैट विल बी इक्वल्स टू बी द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल इनटू गामा ऑफ वाटर हो जाएगा। अब क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल आपको दे दी गई है एज इक्वल्स टू बी 0.8, तो 0.8 इंटू गामा ऑफ वाटर कितना होता है, तो दैट इज नथिंग बट दैट इज 10,000 न्यूटन पर मीटर क्यूब के आसपास होता है। वैसे तो 9810 होता है, मैंने यहाँ पर वैल्यू ले ली है 10,000। अच्छा आगे प्लस प्लस गामा ऑफ वाटर इज इक्वल टू बी 10,000। अच्छा यहाँ पर मेरे को एच ऑफ ऑयल भी लिखना था, तो दैट इज इक्वल टू बी 30 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 0.3 मीटर में वैल्यू लिख देता हूँ। ठीक है, ये आ गई न्यूटन पर मीटर क्यूब में गामा ऑफ वाटर की वैल्यू इनटू थिकनेस ऑफ वाटर इज गिवन एज 0.6 मीटर, दैट इज 60 सेंटीमीटर। सॉल्व करते हैं इसको तो देखिए ये वैल्यू आ जाएगी 2400, और यहाँ पर सेकंड टर्म आ जाएगी 0.6 इंटू 10,000 दैट इज इक्वल टू बी 6,000। ये वैल्यू आ जाती है अराउंड 8400 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन बात को ध्यान से समझिए, ये जो वैल्यू मैंने अभी फिलहाल कैलकुलेट करी है, एज्यूमिंग की गामा की वैल्यू मैंने यहाँ पर क्या ले ली, मैंने इधर गामा ऑफ वाटर ले लिया है 10,000 न्यूटन पर मीटर क्यूब। बट क्या वैल्यू 10,000 होती है, नहीं सर, कितनी होती है 9810। तो वैल्यू यहाँ पर जो आएगी 8400 से कुछ कम आएगी हमारे पास फाइनल आंसर। 8400 से कम कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। देखो आपको विदाउट कैलकुलेटर क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी है, एसएससी जेई की एग्जाम है, कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट एग्जैक्ट आंसर निकालने के चक्कर में ज्यादा टाइम लगा देते हैं, और वो जो ज्यादा टाइम लग रहा है वो एक्चुअली टाइम वेस्टेज है, बिकॉज उसको आप इन्वेस्ट कर सकते हो कुछ आगे आने वाले क्वेश्चन में। तो चलिए अभी फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, 2007 का है। बोलता है यूट्यूब मैनोमीटर क्या मेजर करता है। तो देखिए यूट्यूब मैनोमीटर आप लोगों ने सभी ने कुछ इस तरह का डायग्राम सभी ने देखा होगा। क्या देखा है, तो ये एक यूट्यूब मैनोमीटर का डायग्राम मैं बना रहा हूं, जिसमें आप लोग देखते हो कि एक तो यूट्यूब होती है
और उसके दोनों ही एंड पर कुछ इस तरह का गोला गोला दिखता है। अब ये गोला गोला क्या है? तो दिस आर नथिंग बट दीज आर द पाइप्स जो कि जनरली इंडिकेट की जाती हैं। बट अब ध्यान से देखिएगा कि ये दो पाइप के प्रेशर डिफरेंस की वैल्यू बताता है। कैसे बताता है? तो बाय द लेवल ऑफ दिस पर्टिकुलर मैनोमेट्रिक लिक्विड। तो मैनोमेट्रिक फ्लूइड जो भी होगा यहाँ पर उसकी डेंसिटी अगर मैं रो एम लिख देता हूँ, इधर डेंसिटी ऑफ फर्स्ट फ्लूइड, इधर डेंसिटी ऑफ सेकंड फ्लूइड भी आपको पता है, तो यहाँ से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो? आप कैलकुलेट कर सकते हो दैट व्हाट इज द प्रेशर डिफरेंस इन द टू पाइप्स। लेट अस सपोज पहली पाइप में प्रेशर है P1, दूसरी पाइप में प्रेशर है P2। तो ये P1 माइनस P2 आप एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सकते हो यूजिंग दिस YouTube मैनोमीटर। तो प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट करने का यहाँ पर एग्जैक्टली लिखा हुआ कौन से ऑप्शन में? दैट इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि भैया मैनोमीटर क्या मेजर करता है? अगेन सेम क्वेश्चन है, 2007 के बाद 2014 में पूछा गया था कि भाई मैनोमीटर प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट करता है। ये मैंने आपको बताया था। इधर फिलहाल प्रेशर डिफरेंस ना देते हुए सिर्फ प्रेशर लिखा हुआ है, आप उस पर भी टिक कर सकते हो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर दूसरी तरफ जो आपने पाइप दी गई थी वो पाइप अगर ओपन एटमॉस्फेयर में हो गई तो आपको गेज प्रेशर की वैल्यू आपको कैलकुलेट करके देता है यूट्यूब मैनोमीटर भी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है that the point in the immersed body through which the resultant pressure of the liquid may be taken to act is known as। देखिए अगर मान लीजिए लेट अस सपोज कि ये एक पर्टिकुलर आपकी वॉल है और यहाँ पर प्रेजेंट है एक स्लुइस गेट। इस तरह के क्वेश्चंस, इस तरह के न्यूमेरिकल्स आई होप आप सभी ने किए होंगे, है ना? अगर आपने इस तरह के न्यूमेरिकल्स किए हैं तो भाई लेट अस सपोज इधर यहाँ पर प्रेजेंट है कुछ फ्लूइड, तो ये फ्लूइड क्या करता है? प्रेशर एक्सर्ट करता है ऑन इट्स सराउंडिंग्स। लेकिन अगर मेरे को इस गेट पर लगने वाला फ्लूइड के कारण प्रेशर निकालना है तो प्रेशर इज और फोर्स इज गिवन एज रो जी इंटू एच बार इंटू एरिया। लेकिन सर ये जो पर्टिकुलर फोर्स है, लेट अस सपोज ये फोर्स यहाँ एक्ट कर रहा है, तो ये जो पॉइंट है ये कितने डिस्टेंस पर होगी? दिस इज गिवन बाय HCP। अब ये HCP क्या है? दिस इज नोन एज द डेप्थ ऑफ अ सेंटर प्रेशर। सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होता है? वो पॉइंट जहां से हम लोग ये जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स है उसको एक्ट करता हुआ एज्यूम कर सकते हैं। ये जो पर्टिकुलर HCP है इसका फॉर्मूला भी आपने डिराइव करा होगा फुल कोर्सेज में, लेकिन अभी फिलहाल क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम है फॉर्मूले के डेरिवेशन की इंपॉर्टेंस नहीं है, फॉर्मूला याद हो जाए वही बात है। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो खैर फिलहाल फॉर्मूला भी नहीं पूछा, सिर्फ ये पूछा है कि वो पॉइंट को क्या बुलाया जाता है। तो भैया वो पॉइंट को बुलाया जाता है सेंटर ऑफ प्रेशर। ठीक है। अच्छा, सेंटर ऑफ बॉयंसी क्या होता है? सर सेंटर ऑफ बॉयंसी होता है वो पर्टिकुलर पॉइंट जहां से नेट अपलिफ्ट फोर्स एक्ट कर रहा होगा। मेटा सेंटर क्या है? वो पॉइंट जहां जिस पॉइंट के अबाउट ऑसिलेशन होगा बॉडी का, एक फ्लोटिंग बॉडी का अपॉन द डिस्टरबेंस। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? वो पॉइंट जहां से आप वेट को एक्ट करता हुआ एज्यूम कर सकते हो। फिलहाल आंसर मिल चुका है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंटर ऑफ प्रेशर ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन इज। भाई इंक्लाइंड प्लेन में हमारा जो सेंटर ऑफ प्रेशर है वो कहाँ होता है? तो देखिए अगर मैं एक इंक्लाइंड प्लेन बना देता हूँ, लेट अस सपोज कुछ इस तरह का इंक्लाइंड प्लेन है ना, और ये है हमारा फ्लूइड का फ्री सरफेस। तो ये अगर एंगल थीटा है तो आप देखते हो कि HCP का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज इक्वल टू बी H बार प्लस ICG साइन स्क्वायर थीटा प्लस अपॉन A इंटू H बार। ये फॉर्मूला आप सभी ने पढ़ा है। लेकिन बात को समझिए, अगर मैं यहाँ पर आपको पूछता हूं कि HCP ज्यादा होगा कि H बार ज्यादा हो, ऑब्वियसली बात है यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है? H बार में कुछ टर्म ऐड हुई है। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि HCP की वैल्यू हमेशा ही H बार से ज्यादा ही होने वाली है। लेकिन सर ये कितनी ज्यादा होगी? तो दिस इज गिवन बाय दिस टर्म, यस और नो? दिस इज नथिंग बट दिस इज द डिफरेंस ऑफ HCP माइनस H बार, यस और नो? और ये जो पर्टिकुलर डिफरेंस दिख रहा है, ये डिफरेंस अगर H बार की वैल्यू बढ़ेगी, इफ H बार इंक्रीजेस देन दिस HCP माइनस H बार की वैल्यू क्या होगी?
कम होती जाएगी। कैसे बोल सकते हो आप? तो देखो, अगर एच बार की वैल्यू बढ़ी तो ये पूरे डिफरेंस में नीचे दिख रहा है डिनोमिनेटर में एच बार। तो अगर एच बार बढ़ा मतलब डिनोमिनेटर बढ़ेगा, और डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो ओवरऑल ये जो पर्टिकुलर डिफरेंस मैंने बोला है ये क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। दैट मीन्स अगर फिलहाल यहाँ पर है एच बार वाले टर्म और यहाँ है हमारा एच सी पी, तो धीरे धीरे दोनों का डिफरेंस अगर कम हो रहा है तो एच बार, क्योंकि वो तो है अपना सेंट्रोइड वाला पॉइंट, वो तो चेंज नहीं करेगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर दोनों का डिस्टेंस चेंज हो रहा है तो एच सी पी क्या होगा? टूवर्ड्स एच बार मूव करेगा, टूवर्ड्स सेंट्रोइड मूव करेगा। ठीक है, तो धीरे 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 मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूं? दैट एज एच बार इंक्रीजेज, डिफरेंस ऑफ और एच सी पी मूव्स टूवर्ड्स एच बार इन द अपर डायरेक्शन। ठीक है, तो ये सिंपल सा छोटा सा कंसेप्ट था जो कि आपको याद यहाँ पर होना चाहिए। हो सकता है आगे और कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए, बट ये फॉर्मूला अगर पता है तो फॉर्मूले से क्या आप इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हो वो मैंने आपको बताया है। बाकी हाँ, न्यूमेरिकल्स करके देखेंगे तब और एग्जैक्टली वैल्यूज भी देख लेंगे। फिलहाल पूछा गया था दैट सेंटर ऑफ प्रेशर ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन इज अबोव सेंट्रोइड और बिलो सेंट्रोइड। देखिए, एच बार होता है डेप्थ ऑफ सेंट्रोइड और एच बार से ज्यादा होता है एच सी पी, इसका मतलब बिलो द सेंट्रोइड होगा, जो कि लिखा हुआ दिख रहा है आपके ऑप्शन नंबर सी में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्या बोलता है? दैट द टोटल प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ अ स्लुइस गेट 2 मीटर क्रॉस 1 मीटर विद इट्स टॉप 2 मीटर। मतलब कि अगर ये है आपका फ्लूइड सरफेस, तो फ्लूइड सरफेस में यहाँ पर हमारा टॉप कितना है? 2 मीटर का है। अच्छा, इसके अलावा बोल रहा है कि भैया इसकी जो एग्जैक्टली साइज है वो क्या है? 2x1 है। इसका मतलब जो दूसरी साइज है वो क्या हो जाएगी? दैट विल बी 1 मीटर। फिर आगे क्या बोल रहा है? दैट सरफेस बीइंग 0.5 मीटर बिलो द वाटर लेवल। मतलब अगर ये वाटर लेवल है तो इससे सरफेस कितनी दूरी पर है? दैट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर। पूछ क्या रहा है? दैट टोटल प्रेशर की वैल्यू क्या होगी? देखिए, आप सबको पता है दैट द प्रेशर फोर्स इज नथिंग बट दैट इज इक्वल्स टू बी रो जी एच बार इंटू एरिया होता है। अब एच बार क्या होता है? एच बार इज नथिंग बट दैट इज द डेप्थ ऑफ योर सेंट्रोइड। अब देखिए, इसका सेंट्रोइड 1 मीटर के आधे पर, मतलब यहां से हो जाएगा 0.5 मीटर। लेकिन अगर मैं टोटल टॉप से डिस्टेंस बोलूंगा तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? दिस इज एच बार एंड दिस इज इक्वल टू बी 0.5 प्लस 0.5। कैसे? तो देखो, ये है आपका 0.5 अप टू द टॉप सरफेस ऑफ द रेक्टेंगल एंड उसके बाद बचा हुआ 0.5 अगेन यहाँ पर आपको ऐड करना होगा। तो ये वैल्यू आ गई एच बार की कितनी? 1 मीटर। तो चलो वैल्यूज में पुट करता हूं। हम लोगों को पता है रो की वैल्यू है 1000 kg पर मीटर क्यूब, है ना, इनटू जी। जी की वैल्यू आप सब जानते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में लिख देता हूँ अप्रोक्सीमेटली। एंड एच बार की वैल्यू मैं लिख देता हूँ 1 मीटर और एरिया की वैल्यू मेरे को पता है 2x1 मीटर स्क्वायर होती है। वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 इंटू 10,000 मतलब ये आ जाएगा 20,000 kg, है ना। एंड ऑब्वियसली बात है सर, देखिए ये जो पर्टिकुलर है यहाँ पर वैल्यू बचाएगी नीचे मीटर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, बट एक्चुअली होगा क्या यहाँ पर? देखिए, ये जो पर्टिकुलर मीटर भी नहीं बचेगा बल्कि ये ऊपर बचेगा मीटर एक। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर बचेगा यहाँ पर। तो अगर मैं यहाँ पर आपको पूछता हूँ क्या यही यूनिट दी गई है आपके क्वेश्चन के ऑप्शन में, तो आंसर होगा नहीं। क्या है हमारे क्वेश्चन के ऑप्शन में यूनिट? तो दैट इज इन द केजी। एक्चुअली ये जो पर्टिकुलर केजी है ना, ये केजी कुछ और नहीं बल्कि दिस इज योर किलोग्राम फोर्स है। किलोग्राम फोर्स क्या होता है? दैट इज नथिंग बट दैट इज द 1 किलोग्राम फोर्स इज नथिंग बट दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन 1 केजी मास। इसका मतलब कि अगर मैं 1 kgf की बात करता हूं तो वो होगा आपका 1 kg इंटू 9.81। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर आपको पूछता हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, m इंटू जी, है ना। तो इसका मतलब कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 9.81 न्यूटन के बराबर। ठीक है, तो 1 kgf की बात कर रहे हो तो वो इतना होता है। और ये क्या है? दिस इज नथिंग बट दिस इज 20,000 न्यूटन। यस और नो? इस P को मैं लिख सकता हूँ एज इक्वल्स टू बी अराउंड 2000 kgf। अब फिलहाल kgf में अगर वैल्यूज दी गई है तो आपको यहाँ पर टिक करने को मिल जाएगा ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछता है दैट द डिफरेंस इन प्रेशर मेजर्ड बाय अ मर्क्यूरी वाटर
differential manometer for a 20 centimeter difference of mercury level will be। तो देखिए अगर मर्क्यूरी लेवल में जो डिफरेंस है वो कितना है 20 सेंटीमीटर है, मतलब 0.2 मीटर है, तो पूछ रहा है कि प्रेशर हेड का वैल्यू क्या होगा। तो देखो प्रेशर हेड का फॉर्मूला आप सभी ने डिराइव किया होगा मैनोमीटर में, ये फॉर्मूला आप सभी यूज करते हो, दैट इज x इंटू एस एम अपॉन एस एफ माइनस वन इफ sm is more than sf। अब what is sm, what is sf? sm and sf are nothing but these are the specific gravities of the manometric fluid and the fluid जिसका भी आप प्रेशर मेजर कर रहे हो। x क्या है, तो x is nothing but that is the difference in the manometric fluid, है ना। तो अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू पुट करता हूँ तो दैट इज इक्वल टू 0.2। अच्छा मैनोमेट्रिक फ्लूइड यहाँ पर कौन सा है, तो दैट इज मर्क्यूरी। मर्क्यूरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी आप सब जानते हो, दैट इज 13.6। फ्लोइंग फ्लूइड कौन सा है, तो फ्लोइंग फ्लूइड बोल दिया है वाटर, तो दैट इज 1 माइनस 1। इसी को सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा 0.2 इंटू 12.6। ठीक है, देखो अगर मैं 12 इंटू 0.2 करता तो वैल्यू आती 2.4, 0.6 इंटू 2 करता हूं तो आ जाती है 1.2, है ना, या फिर 0.12। तो 2.4 में 0.12 ऐड कर दूं वैल्यू आ जाएगी 2.52। ठीक है, तो बस यही तो आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला गया था, है ना। ओरली भी कर सकते थे, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं वो मैंने आपको समझाया है, वो समझ में आया हो तो अच्छी बात है, नहीं तो अदरवाइज 12.6 इंटू 2 आप खुद भी कर सकते थे। अभी फिलहाल आंसर मिल चुका है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट 2018 का ही क्वेश्चन है। A longitudinal rectangular surface is hanged into a water such that its top and bottom are at a depth of 1.5 meter and 6 meter। देखिए ये है आपका वाटर सरफेस, इसका जो टॉप है वो कहाँ है, इस रेक्टेंगुलर प्लेट का टॉप है कहाँ, 1.5 मीटर पे, मतलब ये है टॉप। उसके अलावा फिर क्या बोल रहा है कि इसका जो बॉटम है वो कितने मीटर के डिस्टेंस पर है, दैट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर। तो क्या मेरे को ये बता सकते हो कि इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू बी 6 माइनस 1.5, दैट इज इक्वल टू बी 4.5 मीटर। यस और नो। अच्छा इसके अलावा एक इसकी विड्थ भी होगी, वो विड्थ दी नहीं है क्वेश्चन में, तो मैं लिख देता हूँ बी, कोई दिक्कत नहीं है। पूछता है दैट व्हाट इज द डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर। देखो डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर एच बार का फॉर्मूला आप एच सी पी निकालना है, सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना है, तो एच सी पी का फॉर्मूला आप सबको पता है, एच बार प्लस आई सी जी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए इंटू एच बार। अभी फिलहाल थीटा की वैल्यू कितनी दिख रही है, दैट इज 90 डिग्री दिख रही है। सो एच बार की वैल्यू मैं पुट करूं यहाँ पर, तो एच बार की वैल्यू क्या आएगी, देखो यहाँ होगा सेंट्रॉइड, ये डिस्टेंस हो जाएगा 4.5 बाय 2, यस और नो। 4.5 बाय 2 इज 2.25 प्लस 1.5 वैल्यू क्या आ जाएगी 3.75। ठीक, ये हो गया एच बार। अब आई की वैल्यू पुट करें तो बी डी क्यूब बाय 12 आप लिखते हो, बी की वैल्यू बी लिख देता हूं, और हाइट की वैल्यू पता है 4.5 है, डिवाइडेड बाय 12। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 है, एंड एच बार की वैल्यू मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता दी, दैट इज 3.75, और एरिया की वैल्यू आपको पता है बी इंटू 4.5 है। तो इसी को सॉल्व कर लेते हैं, ये वैल्यू आ जाएगी 3.75 प्लस 4.5 का स्क्वायर, बी और बी खैर कैंसिल आउट हो जाएंगे, चलो कैंसिल करके दिखाई देता हूँ, ये कैंसिल आउट हो गया, है ना, एक 4.5 इधर से कैंसिल आउट हो गया, ये 2 हो जाएगा, इसलिए मैंने 4.5 का स्क्वायर कर दिया है नीचे, है ना, और आगे क्या लिख दूं 3.75 इंटू 12। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है इसको अब कैलकुलेट करना पड़ेगा, वैल्यू क्या लिख दूं, देखो 3.75 प्लस 4.5 इंटू 4.5, इधर लिख देता हूँ 3.75, इधर लिख देता हूँ 12। ठीक है, चाहो तो आप पहले अपने न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर लो और फिर उसका डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके दोनों का डिवीजन कर लीजिएगा। ओरली कैलकुलेशन हो सकता है लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए इस क्वेश्चन को अगर मेरे एग्जाम में आता, मैं अपने सेकेंड राउंड, मतलब जब आप पूरे के पूरे पेपर को पढ़ चुके हो एक बार, जो जो इजी इजी क्वेश्चन थे उनको कर चुके हो, तब मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अपनी एग्जाम में सॉल्व करता। रीजन सिर्फ एक स्टेप के कारण शायद 1 मिनट ज्यादा लग जाएगा, तो 1 मिनट बाद में दे दिया जाए, है ना, पहले अपने दिमाग को रिलैक्स कर देंगे अपन लोग उन क्वेश्चंस को करके जो कि इजी है।
है ना, फर्स्ट राउंड में। तो इसी को सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करके वैल्यू जो आती है दैट इज इक्वल्स टू बी 4.2 मीटर विच इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर बी। आगे अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, दैट व्हाट इज द डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर फॉर द रेक्टेंगुलर लैमिना विच इज वर्टिकली इनसाइड द वाटर। तो भैया क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर बात को क्लियरली समझिएगा। ये है आपका, कुछ इस तरह से आप यहाँ पर पुट कर सकते हो। अच्छा, व्हाट इज द डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर विच इज वर्टिकली इनसाइड द इन द वाटर ऑफ हाइट h। तो इसकी मैं हाइट मान लेता हूँ एज स्मॉल h है। और अभी फिलहाल इजी करने के लिए एक काम करते हैं कि ये जो पर्टिकुलर हमारा वाटर लेवल है वो भी यहीं रख देते हैं। ठीक है, अगर वाटर लेवल यहाँ है तभी यहाँ पर कैलकुलेशन करना आसान होगा, अदरवाइज वो डेप्थ भी आपको लिखनी पड़ेगी अलग से, और वो एक्चुअली ऑप्शन में दी ही नहीं गई है ना। डेप्थ किसकी, डेप्थ ऑफ द प्लेट टॉप फ्रॉम द वाटर सरफेस, वो आपको दी ही नहीं है, इसलिए मैंने इसको 0 ले लिया है। यही आपका वाटर सरफेस है। तो अब जरा HCP की वैल्यू फॉर्मूला अगेन बताओ, h बार प्लस ICG साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय a इंटू एच बार। एच बार की वैल्यू पता है, दैट इज h/2 हो जाएगी, क्योंकि अब इसका जो सेंटर ऑफ सॉरी अपना सेंट्रॉइड है वो कहाँ होगा, h/2 पे होगा। प्लस ICG की वैल्यू की बात कर ले, BH³/12 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगी, बिकॉज थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है। एरिया की वैल्यू b इंटू एच है और h बार की वैल्यू h/2 है। तो इसको सॉल्व करते हैं, h/2 प्लस h/6। ठीक है, सो एलसीएम ले लेता हूँ 6, ये हो जाएगा 3 और प्लस 1 इंटू एच, तो ये हो गया आपका 2h/3 है ना। 2h/3 इज एग्जैक्टली गिवन इन योर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन इजी था, बट चलिए अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर फॉर अ रेक्टेंगुलर लैमिना ऑफ हाइट h। सेम क्वेश्चन दिख रहा है जो पिछला वाला क्वेश्चन था, देखो सेम है, सेंटर ऑफ प्रेशर की वैल्यू पूछी जा रही है रेक्टेंगुलर लैमिना के लिए जो कि वर्टिकली इमर्स है इन ऑफ अ डेप्थ ऑफ h। तो आंसर पता है आपको, दैट इज 2h/3 हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते क्या बोलता है, दैट एज द डेप्थ ऑफ immersion of a vertical plane surface increases the location of center of pressure। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, HCP का ये फॉर्मूला है h बार प्लस ICG साइन स्क्वायर थीटा अपॉन a इंटू एच बार, यस और नो। अगर मैं डिफरेंस की बात करूं HCP माइनस h बार, ये डिफरेंस होता है ICG इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन a इंटू एच बार। तो ये जो पर्टिकुलर डिफरेंस है ये क्या है, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू h बार। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, दैट एज प्लेन इज लोवर्ड, एज प्लेन इज लोवर्ड h बार इंक्रीज करेगा, यस और नो। एंड अगर h बार इंक्रीज करेगा तो HCP माइनस h बार की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करेगी। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, दैट योर सेंटर ऑफ प्रेशर विल मूव टूवर्ड्स, क्योंकि अगर दोनों का डिफरेंस कम हो रहा है इसका मतलब क्या है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस कम होने के लिए क्या होगा, आपका सेंटर ऑफ प्रेशर मूव करेगा, सेंट्रॉइड मूव नहीं कर सकता, है ना। सो विल मूव टूवर्ड्स सेंट्रॉइड, विल मूव टूवर्ड्स सेंट्रॉइड। तो ये देखो कहां लिखा हुआ है, फॉल्स क्लोजर टू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द एरिया। बिल्कुल सही बात है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोल दो या सेंट्रॉइड बोल दो, एरिया के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी ही सेंट्रॉइड होती है। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही दिख रहा है, फिर भी आप देख लीजिए बाकी के ऑप्शन क्या बोलते हैं। बी बोलता है मूव्स अवे, तो भैया डिस्टेंस जो दोनों के बीच का है HCP और h बार का, वो बढ़ता नहीं है बल्कि कम होता है, इसलिए सेकंड तो गलत हो गया। अल्टीमेटली कोइंसाइड्स विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, भैया ये बहुत इन्फिनाइट डेप्थ पर हो सकता है ना, लेकिन अभी फिलहाल मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन पे टिक करना था, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पर देखो अब एक ट्रायंगल दे दिया गया और उसके लिए पूछा जा रहा है एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर। मतलब मुझे HCP निकालना है और डायग्राम दिख ही रहा है, तो बिना ज्यादा देरी करे अपन कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला यहाँ पर पुट करता हूँ, h बार प्लस ICG साइन स्क्वायर थीटा अपॉन a इंटू एच बार। देखो फॉर्मूला अगर आप लिख ले खुद से भी इवन ड्यूरिंग द एग्जाम, बेहतर रहेगा। रीजन, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जब फॉर्मूले को डायरेक्टली अप्लाई करते हैं न्यूमेरिकल में तो कुछ कुछ टर्म्स की वैल्यूज पुट करना ही भूल जाते हैं।
तो बेहतर है आपको मैचिंग हो जाएगी अगर आपने ऊपर एक बार फॉर्मूला लिख दिया है, तो ज्यादा टाइम नहीं लगता यार, 5 सेकंड लगेगी, लेकिन एक्यूरेसी बढ़ जाएगी आपकी, है ना। अब जल्दी बताओ, चलो यहाँ से एच बार की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू बी h/3, लिख दूं इधर h/3 प्लस ICG फॉर द ट्राइंगल होता है BH³/36, ठीक। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 और एरिया की वैल्यू होती है B×h/2 फॉर द ट्राइंगल, है ना। और अगेन h बार की वैल्यू मैंने क्या लिखी, दैट इज h/3, तो इसको कैलकुलेट करते हैं h/3 प्लस h बाय, देखो नीचे है 36 और उधर आएगा 2 × 3 दैट इज 6, तो 6/36 करूंगा तो ये आ जाएगा h/6। एलसीएम ले लिया जाए तो यहाँ पर एलसीएम ले लेता हूँ 6, ये हो जाएगा 2 + 1 × h, so 3/6 is nothing but that is equals to be h/2, so h/2 is given in your option number D। तो बड़ा इजी था क्वेश्चन ये वाला, वैसे तो स्टैंडर्ड है, याद रख लीजिए, रेक्टेंगल के केस में और ट्रायंगल के केस में वैल्यूज याद होनी चाहिए आपको, ठीक है। वैसे ही एक और अगला क्वेश्चन था, सिमिलर था क्वेश्चन, बस थोड़ा सा चेंज क्या था कि यहाँ पर आपको हाइट नहीं दी गई थी, बल्कि क्या दे दिया गया था, इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड दे दी गई थी। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की जो साइड थी वो कितनी थी, दैट इज स्मॉल a। आपको ये पता है क्या कि वैल्यू, ये एल्टीट्यूड की वैल्यू क्या होती है, दैट इज नथिंग बट दैट इज इक्वल टू बी √3a/2 होती, पता है। सर अगर पता है तो फिर अब जरा बात को समझो कि यहाँ अब HCP की वैल्यू जो हमने अभी अभी कैलकुलेट करी, दैट इज h/2 हो जाएगी, यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी, √3a/2 तो दिस इज इक्वल टू बी √3a/4 हो जाएगा, यस और नो। तो इजी था क्वेश्चन, अगेन ये वाला क्वेश्चन मैंने पिछले वाले क्वेश्चन से रिलेटेड था, इसलिए साथ साथ करवा दिया है। फिलहाल आंसर आ चुका है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है दैट एट द बेस ऑफ अ माउंटेन अ मर्क्यूरी बैरोमीटर रीड्स 700 mm whereas at the top it reads 500 mm of mercury। तो अगर मैं आपको पूछता हूं that what is the pressure difference at the top and bottom of the mountain, that is nothing but that is equals to be the pressure at bottom minus pressure at top। कितना दे दिया गया है, that is 700 mm minus 500 mm, so that is equals to be 200 mm of किसका, of mercury, इतना पता है। फिर आगे क्या बोलता है कि भाई अगर डेंसिटी ऑफ एयर है 1.23 तो बता दो दैट व्हाट विल बी द हाइट ऑफ माउंटेन। एक काम करते हैं भैया, प्रेशर डिफरेंस का फॉर्मूला आप सबको पता है, दैट इज इक्वल टू बी ρg डेल्टा एच। तो आपको ये पता है डेल्टा पी इज इक्वल टू बी क्या हो जाएगा, ρg∆h, लेकिन किसका रो, जो कि उस पर्टिकुलर हाइट में प्रेजेंट है। तो अगर मैं मान लेता हूं ये माउंटेन है, तो माउंटेन के इधर आसपास में किसकी लेयर है, ये किसकी लेयर है, ये एयर की लेयर है, यस और नो। सो मैं डेंसिटी किसकी लिखूंगा, दैट इज ऑफ एयर 1.23 kg/m³। अच्छा, जी की वैल्यू क्या है, दैट इज 9.81 मीटर/सेकंड स्क्वायर, चाहो तो 10 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। डेल्टा एच की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है, ठीक है। डेल्टा एच इज नथिंग बट दैट इज द हाइट ऑफ दिस पर्टिकुलर माउंटेन, ठीक है। और ये प्रेशर डिफरेंस आपको पता है, दैट इज इक्वल टू बी 200 mm ऑफ Hg, ये आपको पता है। तो अब क्या 200 mm ऑफ Hg को आप लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ N/m², बिल्कुल लिख सकते हैं। प्रेशर इज इक्वल टू बी ρgh होता है, तो अगर H की वैल्यू पता है तो प्रेशर लिख सकते हो आप। क्या लिखूं, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इज 13600, जी की वैल्यू को 9.81 लिख देता हूं, हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम इज गिवन एज 0.2 मीटर, 200 mm है ना, इज इक्वल्स टू बी 1.23 इंटू 9.81 इंटू डेल्टा एच की वैल्यू निकालनी थी। तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू बी 13600 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाय 1.23, बस इतना कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करिएगा, यहाँ पर देखिए 13600 इंटू 0.2 करूंगा तो वैल्यू आ जाएगी अराउंड 2700 के आसपास, ठीक है। 2700 से थोड़ी वैल्यू कम आएगी, तो ये वैल्यू आ जाती है अराउंड 2200 के आसपास, ठीक है। एग्जैक्टली कैलकुलेट करके बताऊं तो ये वैल्यू आएगी 2211 मीटर। अब ये ऑप्शन एग्जैक्टली तो नहीं, लेकिन हाँ ये दिख रहा है यहाँ पर मोस्ट क्लोजेस्ट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सो हो सकता है यहाँ पर टाइपिंग
मिस्टेक हो, 2711 ना हो के 2211 होना था। खैर, फिलहाल सॉल्व कैसे करना था ये मैंने आपको बता दिया है। बाकी ऑप्शन में हो सकता है मिस्टेक हो, कैलकुलेशन आप करके देख लीजिए, एग्जैक्टली आंसर आ जाएगा 2211। कैसे करा, ये कंसेप्ट समझना आना ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, देखो यार एग्जैक्टली सेम वैल्यूज वाला न्यूमेरिकल आपकी एग्जाम में आने के चांसेस बहुत कम है। हाँ, सेम कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा है। तो कंसेप्ट को समझिए, बाकी कैलकुलेशन तो आपको एग्जाम में भी करनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ हॉरिजॉन्टल पाइपलाइन AB of diameter of diameter D conveys water flowing from A to B। ठीक है। The U-tube manometer with the mercury as manometric fluid can be used to measure। क्या मेजर करने के लिए यूज किया जाता है मैनोमीटर? तो भैया ये अगर मान लीजिए आपका पाइप है, ये पॉइंट ए है जहां से आपने एक पर्टिकुलर मैनोमीटर का लिंब इंसर्ट करा, और दूसरा ये पॉइंट है जहां से आपने दूसरा लिंब इंसर्ट करा मैनोमीटर का। तो ये मैनोमीटर इंसर्ट करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं? एक तो प्रेशर एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ए अगर पीए है, और अगर इस पॉइंट पे प्रेशर पीबी है, तो ये बताता है आपको प्रेशर का डिफरेंस। ठीक है ना? तो प्रेशर का डिफरेंस एक्चुअली हम लोग कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग द यूट्यूब मैनोमीटर। ठीक है। सो डिफरेंस इन प्रेशर हेड कहाँ दिख रहा है? दैट इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर सी। आसान था वैसे क्वेश्चन, है ना? बाकी अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्या बोलता है? अल्कोहल इज यूज्ड इन मैनोमीटर बिकॉज। देखो, अल्कोहल एक्चुअली मोस्टली इन्वर्टेड जो हमारे मैनोमीटर है उनमें यूज किया जाता है, या फिर ऐसे मैनोमीटर जिनमें आपको हाई सेंसिटिविटी चाहिए। हाई सेंसिटिविटी का मतलब कि अगर थोड़ा सा भी प्रेशर में चेंज हुआ तो उसको आप इजीली चेक कर पाओ। अब इजीली छोटा सा भी प्रेशर डिफरेंस आप नोटिस कर पा रहे हो, इसका मतलब क्या है कि हाइट ऑफ कॉलम काफी ज्यादा है। अब हाइट ऑफ कॉलम कब ज्यादा हो सकती है? जब आपको पता, देखो चेंज इन प्रेशर इज इक्वल्स टू बी होता है रो जी इंटू डेल्टा एच। तो अगर मैं ये चाह रहा हूं कि भैया डेल्टा एच की वैल्यू ज्यादा हो, तो इसका मतलब डेंसिटी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, क्योंकि देखो चेंज इन प्रेशर तो सेम है। फॉर द सेम चेंज इन प्रेशर द चेंज इन हाइट ऑफ कॉलम विल बी मोर इफ द डेंसिटी इज लेस, है ना? तो अगर मैं ये चाहता हूं कि इजीली मैं थोड़ा सा भी चेंज ऑब्जर्व कर पाऊं, इसका मतलब डेल्टा एच की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन डेल्टा एच की वैल्यू अगर ज्यादा करना है तो डेंसिटी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं दैट फॉर हाई सेंसिटिविटी, फॉर हाई सेंसिटिविटी और टू ऑब्जर्व any minute change in pressure आप क्या करोगे? लो डेंसिटी फ्लूइड इज यूज्ड। लो डेंसिटी फ्लूइड इज यूज्ड। ठीक है। तो लो डेंसिटी फ्लूइड क्या करता है? आपको लॉन्गर लेंथ दे देता है फॉर अ पर्टिकुलर प्रेशर डिफरेंस, और इसीलिए आप अल्कोहल को यूज करते हो। ठीक है। बाकी इसके अलावा भारी भी यूज करे जाते हैं मैन्योमेट्रिक फ्लूइड के तौर पे। अगर मेरे को प्रेशर डिफरेंस बहुत ज्यादा है और मैं चाहता हूं कि नहीं, फ्लूइड का कॉलम बहुत ज्यादा लंबा नहीं लेना है, तो उस केस में आप हैवी जो फ्लूइड्स है उनको भी यूज करते हो इन द मैनोमीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 2012 का। बोलता है अ रेक्टेंगुलर प्लेट 1.25 मीटर क्रॉस 2.4 मीटर is immersed in a liquid of relative density 0.85 with its 1.25 meter side horizontal and just at the water surface। ठीक है भाई, देखो जरा, ये है आपका वाटर सरफेस, और 1.25 मीटर की जो साइड है वो वाटर सरफेस के साथ कोइंसाइड करती है, लेकिन जो प्लेन ऑफ प्लेट है वो यहाँ पर एंगल बना रहा है 60 डिग्री का विद द हॉरिजॉन्टल। मतलब जो आपकी प्लेट है वो कुछ इस तरह की है, कुछ इस तरह से रखी गई है, एंगल यहाँ पर 60 डिग्री मेंटेन हो रहा है। तो पूछ रहा है व्हाट इज द प्रेशर फोर्स। देखो, थीटा की वैल्यू पता है आपको, और प्रेशर फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है, दैट इज रो जी एच बार इंटू एरिया होता है। तो क्या आप मेरे को ये बता सकते हो कि इस पर्टिकुलर जो प्लेट है इसका एक डायमेंशन 1.25 मीटर था, जो कि ये वाला है, ऊपर वाला है। तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये कितना हो जाएगा? 2.4 मीटर। दूसरा वाला डायमेंशन दिख रहा है ना, दूसरा डायमेंशन कितना है? 2.4 मीटर है।
अच्छा, अगर ये 2.4 है तो इसका सेंट्रोइड कहाँ होगा? यहाँ होगा, ठीक है ना। मतलब अगर ये ट्रायंगल बन रहा है तो ये 1.2 मीटर पे होगा हमारा सेंट्रोइड, और ये एंगल आपको पता है दैट दिस एंगल इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू बी 60 डिग्री। तो क्या आप मेरे को ये बता सकते हो दैट दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू बी कितना हो जाएगा? ये एच बार की वैल्यू एक्चुअली डेप्थ ऑफ सेंट्रोइड। तो डेप्थ ऑफ सेंट्रोइड की अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो देखो इस ट्रायंगल में एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, और ये वैल्यू तो क्या है? हाइपोटेनियस है। तो एच बार अपॉन 1.2 मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है? दैट इज साइन 60 होता है। तो एच बार की वैल्यू क्या आ जाएगी? दैट इज इक्वल टू बी और √3/2 इंटू 1.2। यस और नो? सो इसी को कैलकुलेट कर ले तो ये वैल्यू आ जाएगी अराउंड 0.7, मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, 0.732, और 1.732 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं अपन लोग, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.85, मल्टीप्लाई करते हैं इन योर 1.2, वैल्यू आ जाएगी अराउंड 1 के आसपास। तो इसको मैं लिख देता हूँ 1.04 मीटर। अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट करके बताया है एच बार की वैल्यू क्या आएगी। अब इधर वैल्यू पुट कर देता हूँ, रो डेंसिटी की वैल्यू पता है दैट इज 1000 है। नहीं सर, डेंसिटी 1000 नहीं है। क्यों नहीं है सर? इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर रिलेटिव डेंसिटी दी गई है दैट इज 0.85, मतलब वाटर नहीं है ये, है ना। तो डेंसिटी की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी? 0.85 इंटू 1000। जी की वैल्यू कितनी है? दैट इज 9.81। एंड एरिया की वैल्यू क्या हो जाएगी? एरिया इज नथिंग बट दैट इज 2.4 क्रॉस आगे 1.25, ठीक है। तो ये अब आप इजीली यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा, इसके अलावा एच बार मल्टीप्लाई करना रह गया, दैट इज 1.04, ठीक। तो अब वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर, लेकिन वैल्यू चाहिए मेरे को किसमें? किलो न्यूटन में। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर ये जो 1000 इंटू 9.81 लिखा है, दिस इज नथिंग बट दैट इज गामा, है ना। तो 0.85 इंटू 9810, या फिर लिख देता हूँ डायरेक्टली 9.81 किलो न्यूटन, ठीक है, इंटू 1.04 इंटू 2.4 इंटू 5/4। 1.25 को मैंने लिख दिया 5/4। कैलकुलेशन करना आसान रहेगा ना भाई। सो आगे लिख देते प्रेशर इज इक्वल्स टू बी 0.85 इंटू 9.81 की जगह डायरेक्टली 10 ही ले लेता हूँ, है ना। तो ये आ जाएगा 8.5 इंटू 1.04 इंटू, देखो ये वैल्यू आ गई 0.64 के साथ कैंसिल करके, 0.6 इंटू 5 क्या होता है? दैट इज इक्वल टू बी 3 होता है ना। तो अब देखो 3 इंटू 8.5 करूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 25.5। 25.5 इंटू 1.04 करूंगा तो ये वैल्यू आएगी अराउंड 26 किलो न्यूटन के आसपास। समझ में आ रही? अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट करके दिखाया मैंने विदाउट कैलकुलेटर, दिया भी नहीं जाता कैलकुलेटर, इसलिए आप ज्यादा यूज करने की कोशिश भी मत कीजिएगा कैलकुलेटर को, खुद से ओरली कैलकुलेट कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। फिलहाल आंसर आ चुका है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2017 का। बोलता है कि भैया प्रेशर गेज प्रेशर एट ए इज -10.89। यहाँ पर कितना प्रेशर है? दैट इज -10.89। व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द गेज लिक्विड बी इन द गिवन फिगर? ठीक है भाई, ये काम करते हैं, यहाँ से मूव करना शुरू करते हैं, और इस पाइप के थ्रू मूव करते करते हम लोग यहाँ तक जाएंगे। क्यों यहाँ तक? क्योंकि देखो ये है इधर ओपन, और इधर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर को गेज वाले प्रेशर के टर्म्स में क्या लिया जाता है? एज द बेस, एज द रेफरेंस वैल्यू, जिसको मैं लिख लूंगा एज 0। तो देखो सबसे पहले आपको पता है पी ए मतलब यहाँ वाला प्रेशर, ठीक है। अब पी ए मतलब अगर इधर वाला प्रेशर, इसका मतलब ये वाला प्रेशर भी सेम होगा। ध्यान से देखिएगा पॉइंट्स को, ये वाला प्रेशर भी सेम होगा। अब इधर से नीचे जाना है कुछ इतना डिस्टेंस, ठीक है। कितना डिस्टेंस है वो सर? दैट इज इक्वल टू बी 3.2 माइनस 2.74, क्योंकि देखो इधर लेवल है 3.2 का और इधर लेवल है 2.74। नीचे जाना है, और नीचे जाकर क्या होता है? प्रेशर बढ़ता है, इसलिए लिख देता हूं प्लस साइन, ठीक है। कितना नीचे जा रहे हो ये बताओ? 3.2 माइनस 2.743, लेकिन सर प्रेशर होता है रो जी एच। एच की वैल्यू तो मैंने लिख दी है, जी की वैल्यू को मैं लिख देता हूँ 10 ही लिख देता हूँ अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। और रो डेंसिटी अभी फिलहाल इसकी कितनी है? ए वाले फ्लूइड की डेंसिटी दी गई है आपको, ए फ्लूइड की डेंसिटी नहीं पता है। अच्छा ठीक है, चलो यहाँ पर अगर प्रेशर आपको डेंसिटी नहीं पता है तो इसको मैं एज इट इज ही लिख देता हूँ। वैसे तो फिलहाल यहाँ पर दी गई है 1.6, और इधर कोई डिफरेंस नहीं है। ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा हूँ,
ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई लिक्विड में, और अगर लिक्विड में चेंज नहीं, इसका मतलब 1.6 किसकी है, वही वाले लिक्विड की है। तो इधर लिख देता हूँ इंटू 1.6 इंटू 1000, दिस इज द डेंसिटी ऑफ योर गिवन फ्लूइड। फिर आगे देखो, यहां पहुंच चुके हो आप डी पॉइंट पर। डी से ऊपर जाइए, ऊपर जाइए, ऊपर जाइए, ऊपर जाइए, लेकिन एक्चुअली आप मूव किस में कर रहे हो, हवा में मूव कर रहे हो, और हवा की डेंसिटी क्या होती है, बहुत कम होती है। तो ऊपर जा रहे हो, बात सही है, लेकिन यहाँ पर कुछ प्रेशर में चेंज आएगा ड्यू टू एयर, लेकिन हवा की क्योंकि डेंसिटी बहुत कम होती है, इसको मैं मान लेता हूँ एज जीरो होगा, हवा में जो भी प्रेशर चेंज हो रहा है उसको। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप यहाँ खड़े हो और हवा में ही मूव कर रहे हो, इसका मतलब यहाँ तक भी प्रेशर सेम ही रहेगा। किस पॉइंट तक, जी पॉइंट तक। लेकिन अगर आप जी तक आ चुके हो और यहाँ आपको पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो इधर से कितना नीचे जाना है आपको, नीचे जाना है ना, 3.429 माइनस 3.048, नीचे जाना है, इसलिए प्रेशर में क्या होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा इसलिए प्लस साइन लिखा है। सो 3.429 माइनस 3.048, सर ये तो एच की वैल्यू है, डेंसिटी क्या है, लिक्विड बी की, ये मेरे को निकालना है ना। तो अभी फिलहाल मैं डेंसिटी को नहीं लिखता हूं, बल्कि डायरेक्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखता हूं। इनटू हो जाएगा गामा ऑफ वाटर। अब गामा ऑफ वाटर कितना होगा, 10 इंटू 1000, ये हो गया गामा ऑफ वाटर, जी इंटू रो। ठीक है, रो जी, और बाकी इंटू एच भी लिख दिया है। फाइनली कहां पहुंच गया, फाइनली पहुंच गया PATM पर, क्योंकि इधर प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, तो PATM को मैं लिख देता हूं 0। फिलहाल क्या कैलकुलेट करना है आपको, आपको कैलकुलेट करना था SB। ये PA की वैल्यू भी दी हुई है आपको, कितनी है, दैट इज -10.89। तो -10.89 प्लस, ध्यान से देखिएगा कैलकुलेशन, 2.7 अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं 3.2 से, तो वैल्यू आती 0.5, लेकिन 0.5 से कम आएगी, यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.457 इंटू 1.6 इंटू 10,000। ठीक, प्लस आगे 3.429 माइनस 3.048, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.38 आ जाएगा। तो इसको मैं लिख देता हूं 0.38 इंटू अगेन 10,000, ठीक है, इंटू SB इज इक्वल्स टू बी 0। लेकिन बात को ध्यान से समझिए, ये है वैल्यू आपकी किलो पास्कल में, मतलब किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, और ये सारी वैल्यू मैं किसमें लिख रहा था, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो ये 1000 से डिवाइड कर दो, है ना, 1000 से डिवाइड कर दो, मतलब ये 3 दोनों में से हटा दो। अब क्या बचेगा, देखो जरा यहाँ से, -10.89 प्लस, देखो 0.457 इंटू 4.6 करूंगा, 0.4 इंटू 1.6 करता हूं तो होता है 6.4। 6.4 में अगर मैं थोड़ा आधा और मल्टी यहाँ पर ऐड कर दूंगा तो बन जाएगा 7.2, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है 0.71 मान लेता हूँ, 0.71 इंटू 10 दैट इज इक्वल्स टू बी 7.1 प्लस 0.38 इंटू 10 कर लेता हूं, तो ये वैल्यू आ जाएगी इक्वल्स टू बी 3.8, है ना, इंटू SB इज इक्वल्स टू बी 0। सो 3.8 SB इज इक्वल्स टू, देखो जरा इन दोनों को कैलकुलेट करो, -10.89 प्लस 7.1, ऑब्वियसली बात है सब्ट्रैक्ट करके क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू बी योर 3.79, है ना। तो दैट इज इक्वल्स टू बी 3.79। आपको SB पूछा गया था, वैल्यू आ रही है अप्रोक्सीमेटली 1। ठीक है, मैंने ओरली कैलकुलेट करके दिया, बाकी अगर आप एग्जैक्टली करना चाहो, कैलकुलेटर आपके पास है, सजेस्ट मैं नहीं कर रहा हूं, इसलिए खुद भी बिना कैलकुलेटर ये सॉल्व करके बता रहा हूं कि आपसे भी हो सकता है, थोड़ी सी शायद प्रैक्टिस की कमी होगी, टाइम शायद ज्यादा लग जाएगा आपको, लेकिन यार आपको एग्जाम में भी इसी तरह से अपने टाइम को मैनेज करना होगा। फिलहाल आंसर मिल चुका है, दैट इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर A, दैट इज आंसर 1 हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए, ये थे कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके स्टैटिक प्रेशर बेस्ड आए थे। 2 सेशन में मैंने इस पर्टिकुलर टॉपिक को कवर किया है, पहले फर्स्ट वाला सेशन देख लीजिएगा, इसके पहले वाला, और फिर ये वाले सेशन में एक्चुअली थोड़े से ठीक ठाक न्यूमेरिकल्स से, SSC JEE की एग्जाम है, बहुत हाई लेवल के न्यूमेरिकल्स नहीं होते हैं, ओरली आप कर पाओ उतने ही न्यूमेरिकल्स होते, इसी बात को प्रूफ करता है ये वाला सेशन। ठीक है, अभी फिलहाल सेशन को एंड करता हूं, मिलते हैं अगले सेशन में कुछ और नए कंसेप्ट और क्वेश्चंस के साथ। तब तक लगातार पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। हैप्पी इंजीनियरिंग।